नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूके ट्रिपल एससी में, जिसमें मैं आपको कराऊंगा उत्तराखंड से संबंधित समस्त वनडे एग्जाम की कंप्लीट तैयारी। और प्रत्येक टॉपिक पूरा होने के बाद मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट भी लगवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस टॉपिक को हम 4 भाग में पढ़ेंगे, तो दोस्त ऐसे में वीडियो बहुत लंबी बन जा रही है और आप लोग भी बोर हो जा रहे होंगे। तो दोस्तों, अब हम इसके पार्ट्स को बढ़ा देंगे और अलग-अलग फैक्टर को अलग-अलग पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देख रखी है तो दोस्तों उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने उत्तराखंड के राज्य प्रतीकों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट कवर करा रखे हैं, तो जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्त आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्त, टाइम का अभाव होते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड के शासन और प्रशासन के बारे में। उत्तराखंड के शासन के और प्रशासन के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि दोस्त जो उत्तराखंड में शासन प्रशासन करने की जो प्रणाली है, तो वो कौन सी प्रणाली है। तो दोस्त, जो प्रणाली है हमारे उत्तराखंड में शासन प्रशासन करने की, वो संसदात्मक प्रणाली है। दोस्तों ये याद रखना, संसदात्मक प्रणाली, जिसे हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है, जिसे भारतीय संविधान में ब्रिटेन से ग्रहण किया हुआ है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्त कि संसदात्मक प्रणाली होती क्या है। तो दोस्त, इस संसदात्मक प्रणाली सिंपल सी कुछ नहीं होती है। जो इसमें शासन करने की व्यवस्था होती है वो 3 भागों में डिवाइड होती है। राज्यों की बात करें तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ विधान परिषद है नहीं, विधानसभा और राज्यपाल। और केंद्र की बात करें तो उसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, चलो जो हम उत्तराखंड का शासन प्रशासन को पढ़ेंगे उसे 3 भागों में पढ़ेंगे। इसे अध्ययन के लिए मैंने सरल बना रखा है, 3 भागों में पढ़ेंगे। भाग 1 में हम कार्यपालिका की बात करेंगे, 2 में विधायिका, 3 में न्यायपालिका। तो आज हम पूरा अपना दिन कार्यपालिका को देंगे। ठीक है दोस्त, कार्यपालिका के बारे में जानेंगे। इसे पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए दोस्त, कार्यपालिका होती क्या है। सिंपल सी बात है दोस्त, कार्य, इससे वर्ड से ही पता चल रहा है। कार्य मतलब जो हमारे उत्तराखंड में कार्यों से संबंधित काम देखती है या पूरे कार्य करवाती है, उसे ही कार्यपालिका कहा जाता है। और कार्य से संबंधित नीति भी बनाती है। ठीक है दोस्त, कार्यपालिका के अंदर हम सबसे मुख्य पद, सबसे ऊपर जो रहता है, राज्यपाल को पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे, जिसमें वास्तविक शक्ति रहती है। उसके बाद सचिवालय को पढ़ेंगे, जो मंत्रिपरिषद को सलाह देता है। और उसके बाद निदेशालय को पढ़ेंगे, जिससे कार्य स्टार्ट हो जाए। यहाँ से कार्य नीचे को स्टार्ट होता है दोस्त, उसे हम पढ़ेंगे अभी। फिर बात करेंगे उसके नीचे मंडलायुक्त की, उसके नीचे करेंगे जिला अधिकारी, डीएम की। ठीक है दोस्त, उसके नीचे पढ़ेंगे उप जिलाधिकारी, जो तहसीलों को देखता है। उसके नीचे देखेंगे, उसके नीचे नहीं दोस्त, एक अलग से रूप में महाधिवक्ता को भी पढ़ेंगे। ये कार्यपालिका के अंदर नहीं आता है दोस्त, ये अलग से पद है। ठीक है, इसे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्यपालिका का पहला पॉइंट, राज्यपाल। राज्यपाल, ठीक है दोस्तों। जो तो अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि दोस्त, हमारे संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि दोस्त, कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, जिसकी नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति करेगा। ये याद रखना दोस्त। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपने मन या मर्जी से नहीं करता है दोस्त, उसके लिए उसे केंद्र सरकार की सहायता लेनी पड़ती है दोस्त। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार की राय पे ही राष्ट्रपति किसी को राज्यपाल नियुक्त करेगा। ठीक है दोस्त, इसी कारण जो राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है राज्य में। ठीक है दोस्त, ये याद रखना। नियुक्ति कौन करता है याद रखना, किस अनुच्छेद के तहत करता है ये भी याद रखना। और साथ में जो राज्यपाल होता है दोस्त, वो राज्य का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है दोस्त, जो स्थिति राष्ट्रपति की देश में होती है वही स्थिति राज्य में राज्यपाल की होती है, ये याद रखना दोस्त। ठीक है दोस्त, कुछ शक्तियों में मतलब अंतर आता है। तो मतलब जैसे राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है, फर्स्ट नागरिक होता है। ठीक है दोस्त, तो वैसे ही राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक होने का मतलब ये दोस्त, कभी अगर राज्य में कुछ विपदा आती है या कुछ हो जाता है, तो सबसे पहले अगर किसी को सपोर्ट करेंगे या किसी को मतलब नियम मतलब किसी की सुरक्षा की जाएगी, तो दोस्तों वो राज्यपाल होगा। ठीक है दोस्तों, प्रथम नागरिक यही है। ठीक है दोस्त। सॉरी। तो बात करते हैं राज्यपाल की। तो राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है दोस्त। संवैधानिक प्रमुख का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। मतलब इसका मतलब यह है दोस्त, जो राज्यपाल है खाली संविधान के अनुसार प्रमुख होता है राज्य का। ठीक है दोस्त, मतलब संविधान में लिखा है इसलिए प्रमुख हो गया राज्य का। वैसे वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, संवैधानिक प्रमुख का यही मतलब होता है। अब बात करते हैं इसके कार्यकाल की। तो दोस्त, इसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। इसका मतलब समझ लो दोस्त,
मतलब दोस्त राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति करता है और इसे हटा भी राष्ट्रपति ही सकता है। मतलब जब चाहे, कभी भी चाहे, जब उसकी मन करे या केंद्र सरकार बोले उसे, तो वो राज्यपाल को हटा सकता है। ठीक है दोस्त, यही इसका मतलब होता है कि प्रसाद परिवर्तन पद धारण करता है, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन आएगा या कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है, तो दोस्त करना कि कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद परिवर्तन पद धारण करता है। ठीक है दोस्त, अगर कभी बाई चांस राज्यपाल अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वो राष्ट्रपति को ही देगा, ये याद रखना। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये नाम मात्र का प्रमुख होता है, जो वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो उत्तराखंड के वो है बेबी रानी मौर्य जी। ठीक है दोस्तों, जो 7वीं राज्यपाल है उत्तराखंड की, जो प्रथम राज्यपाल है उत्तराखंड के, वो सुरजीत सिंह बनराला है, ये याद रखना। और जो उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल है वो मार्गरेट अल्वा है, ये भी याद रखना। ठीक है दोस्त, ये तो राज्यपाल के बारे में फैक्ट कंप्लीट हुआ। बात है मंत्रिपरिषद के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्त हमारे भारत के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है दोस्त, तो आप याद रखना, मंत्री परिषद अनुच्छेद 164 के तहत नियुक्त की जाती है राज्य में। जैसे कि आपने देखा होगा, जो हमारे भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद 152 से लेके अनुच्छेद 237 तक राज्यों के बारे में उपबंध दिए हैं। मतलब प्रत्येक राज्य में शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली कैसी चलेगी, ये सभी भारतीय संविधान में दिए हुए हैं। उसी के अनुच्छेद 164 में मंत्रिपरिषद के गठन का बारे में डिस्कस की हुई है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। तो मंत्रिपरिषद की बात करें तो जो भारत में मंत्रिपरिषद में जो उत्तराखंड में मंत्रिपरिषद में कैबिनेट लेवल के मंत्री हैं वो 12 मंत्री होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब मंत्रिपरिषद में उत्तराखंड में कितने मंत्री हैं। मंत्रिपरिषद वैसे तो बहुत से मंत्रियों से मिलकर बनी होती है, जो पर उसमें जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो 12 मंत्री हैं उत्तराखंड में। ठीक है, जो कार्य संभालते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना, जो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राज्यपाल इसकी नियुक्ति अपने उससे नहीं करता है दोस्त, अपनी मर्जी से। राज्यपाल बेसिकली उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो बहुमत दल का नेता होगा। ठीक है दोस्त, जिसके पास बहुमत होंगे उसी का जो नेता होगा उसे ही राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। अगर बाई चांस कभी ये स्थिति आ जाती है कि दोनों दलों में बराबर बराबर सीटें हैं दोनों के पास, तब वहाँ पे राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकता है, ये है। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ ये शासन का कप्तान भी होता है मुख्यमंत्री। सिंपल सी बात है दोस्त, अगर शासन ये बना रहा है तो दोस्त मंत्रिपरिषद बना रही है तो दोस्त का मुख्यमंत्री होता है, तो वैसे ही शासन का जो राज्य शासन का कप्तान हो जाएगा वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो उत्तराखंड की वो श्री त्रिवेंद्र रावत जी हैं। ठीक है दोस्त, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं, ये याद रखना। ये डोईवाला विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं। ठीक है दोस्त, डोईवाला देहरादून में पड़ता है। और इससे संबंधित एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है डोईवाला से, यहाँ 1930 में एक शुगर मिल की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो अब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, जो मंत्रिपरिषद होती है वो वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है। ठीक है, राज्यपाल नाम मात्र का होता है। और यह मंत्रिपरिषद विधानमंडल की पथ प्रदर्शक होती है। मतलब विधानमंडल में ये पथ मतलब मेन कार्य इसी का होता है मंत्रिपरिषद का। ठीक है दोस्तों, मंत्रिपरिषद के बारे में फैक्ट कंप्लीट हुए। अब आते हैं सचिवालय के बारे में। ठीक है दोस्तों, सचिवालय की बात करें तो दोस्त इसका अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है, जो एक आईएएस लेवल का अधिकारी होता है, वो भी वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका कार्य इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसका कार्य ये है कि मुख्य सचिवालय के जो कार्य क्या होता है दोस्त, ये मंत्रिपरिषद को प्रशासनिक सहायता और परामर्श देता है। ठीक है दोस्त, मतलब अगर किसी भी प्रशासन के बारे में कुछ नीति बनानी है या कुछ नियम बनाने हैं, कुछ कानून बनाने हैं, तो उसे परामर्श कौन देता है उस बारे में, सचिवालय देता है। तो इसी कारण ये मुख्य सचिव जो हो जाएगा ये ये राज्य प्रशासन का धुरी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, जैसे ही सचिवालय का कार्य होता है शासन के बारे में, प्रशासन के बारे में परामर्श देना, सहायता देना। ठीक है दोस्त, तो जो उसका मुखिया हो जाएगा वो अपने आप ही धुरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। जो वर्तमान मुख्य सचिव की बात करें तो उत्तराखंड के वो उत्पल कुमार सिंह है, ये भी याद रखना, आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, उत्पल कुमार सिंह। और सचिवालय की बात करें तो हमारा जो उत्तराखंड का सचिवालय है वो देहरादून में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, ये याद रखना दोस्तों। अगला फैक्ट नीचे आते हैं निदेशालय। तो अब आ गया यहाँ से ग्राउंड लेवल की बात करते हैं। ठीक है दोस्त,
जो यहाँ से ऊपर के जितने भी पद थे दोस्त, उनका कार्य ओनली नीति बनाना होता है दोस्तों। वो नीति बनाते हैं, वो ग्राउंड लेवल पर कार्य नहीं करते हैं, वो नहीं करवाते हैं ग्राउंड लेवल पर कार्य। ग्राउंड लेवल पे जो कार्य करवाते हैं वो निदेशालय के नीचे ही करवाते हैं, ठीक है दोस्त। इसलिए निदेशालय को कार्यकारी विभाग भी कहा गया हुआ है, याद रखना, ठीक है दोस्त। ऊपर के जो पद हैं उनका कार्य ओनली नीति बनाना होता है, ठीक है। किसी भी विषय के बारे में वो नीति बनाएंगे, ठीक है दोस्त, सुझाव देंगे, और काम एक्चुअली में जो काम करेगा वो निदेशालय के नीचे वाले कराएंगे, ठीक है दोस्त। निदेशालय से नीचे काम होगा ग्राउंड लेवल में, ठीक है। तो इसलिए निर्देशालय के बारे में एक फैक्ट है कि ये क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार संस्था है, ठीक है दोस्तों। जिम्मेदार संस्था तो होगी अगर यहीं से काम हो रहा है तो, ठीक है दोस्तों। तो अब बातें करते हैं निदेशालय के नीचे मंडलायुक्त। जो निर्देशालय के जो मंत्री होते हैं दोस्त, जो विभागों के मंत्री होते हैं निदेशालय में, तो वो अपना कार्य मंडलायुक्त के थ्रू कराते हैं। जो मंडलायुक्त होते हैं, मतलब उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, गढ़वाल और कुमाऊँ, गढ़वाल मंडल और कुमाऊँ मंडल। तो सिंपल सी बात है, 2 मंडलायुक्त भी होंगे। मंडलायुक्त का मतलब दोस्त कुमाऊँ का कमिश्नर और गढ़वाल का कमिश्नर, ठीक है दोस्त। तो गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं, तो गढ़वाल जो कमिश्नर के अंदर 7 डीएम आएंगे, और कुमाऊँ में 6 जिले हैं, तो कुमाऊँ कमिश्नर के अंदर 6 डीएम आएंगे, याद रखना, ठीक है दोस्तों। गढ़वाल मंडल की स्थापना के बारे में बात करें तो 1969 में हुई थी। सॉरी दोस्त, ये ऊपर नीचे हो गया, ये थोड़ा वो लिखने में ऊपर नीचे हो गया, याद रखना। गढ़वाल मंडल की जो स्थापना हुई थी ये 1969 में हुई थी। कुमाऊँ मंडल की 1854 में। 1854 में स्थापना होने के साथ जो कुमाऊँ मंडल का मुख्यालय बनाया गया था वो नैनीताल को बनाया गया था दोस्त, ये याद रखना, नैनीताल को। और 1891 में नैनीताल से अल्मोड़ा को अलग करके एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना, ठीक है दोस्तों। इतनी बात हो गई मंडलों से रिलेटेड, और इस बाकी का हम विविध में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वर्तमान स्थिति बात करते हैं मंडलायुक्त की। तो दोस्त जो वर्तमान कुमाऊँ कमिश्नर है वो आईएएस राजीव रौतेला जी हैं, और गढ़वाल मंडल के जो वर्तमान कमिश्नर हैं वो आईएएस रविनाथ रमन है, ये याद रखना दोस्त। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्त, ये याद रखना। तो अब बात करते हैं जिलाधिकारी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो मंडलायुक्त होते हैं वो अपना काम जिलाधिकारी के थ्रू कराएंगे। जिलाधिकारी मतलब दोस्त जिले का प्रत्येक काम उसी वही कराएगा, और पूरी कामों में वही नज़र रखेगा। एक हिसाब से जिले का मालिक भी होता है, ठीक है दोस्तों, डीएम, ठीक है। और डीएम अपना कार्य, डीएम के नीचे जो पद होता है वो उप जिलाधिकारी का होता है, एसडीएम का, जिसके अंतर्गत तहसीलें आती है दोस्त, जो तहसीलों का नेतृत्व करता है, ठीक है दोस्त। तहसीलों के बारे में बात करें तो उत्तराखंड गठन से पूर्व 9 नवंबर 2000 से पूर्व उत्तराखंड में 49 तहसीलें थी, ठीक है दोस्तों, याद रखना, है पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितनी तहसीलें थी, 49। और वर्तमान में 102 तहसीलें हैं, ये भी याद रखना, ठीक है दोस्तों। और एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है तहसीलों के बारे में कि मई 2004 में एक साथ 29 नई तहसीलों का गठन किया गया है, ठीक है दोस्त। पहले 49 थी गठन से पूर्व, गठन हुआ तो उसके बाद मई 2004 की का बात है, मई 2004 की बात है दोस्त, तब एक साथ मई में 29 नई तहसीलों का गठन हुआ था। ये पूछा जा सकता है कि कब एक साथ 29 नई तहसीलों का गठन हुआ था, ठीक है दोस्त, 2004 में। अब बात करें सर्वाधिक तहसील वाले ज़िलों की, तो दोस्त उत्तराखंड में सर्वाधिक तहसील वाले ज़िले 3 हैं, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और टिहरी। 2 कुमाऊँ और 1 गढ़वाल में, और तीनों में 11-11 तहसील हैं, ठीक है दोस्त। और सबसे कम तहसील वाला ज़िले की बात करें तो वो चंपावत है, मात्र 4 तहसीलें हैं, ठीक है दोस्त, ये याद रखना। ये उप जिलाधिकारी के बारे में कंप्लीट हुए। अब मैंने जैसे बताया था महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त। महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के अनुसार कहा गया है कि किसी एक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा, अनुच्छेद 165 के तहत भारतीय संविधान में, ठीक है दोस्त। 164 में मंत्रिपरिषद की बात कही गई थी, 165 में महाधिवक्ता की बात कही गई है, ठीक है। और जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ठीक है दोस्तों। और इसकी अवधि की बात करें, इसकी कार्यकाल की बात करें तो इसकी कार्यकाल भी कोई नियत नहीं होता है, ये राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, इसे भी याद रखना। मतलब प्रसाद प्रयत्न का मतलब मैंने आपको बता रखा है दोस्त, राज्यपाल जब चाहे महाधिवक्ता को उसके पद से हटा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कार्य की बात करें तो इसका कार्य, महाधिवक्ता को क्यों नियुक्त किया जाता है, इसका भी एक कार्य है दोस्त। इसका कार्य होता है कि किसी विधि विषयों पर राज्यपाल को सलाह देना, मतलब राज्यपाल को ये विधि के संबंध में सलाह देगा ये। और जो महाधिवक्ता होता है एक विधिवेत्ता होता है, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। और जो इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, एआरओ के एग्जाम में भी पूछा था पिछली बार, कि यह सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, और मतदान नहीं कर सकता है। मतलब जब कभी विधानसभा की बैठकें होती तो सत्र स्टार्ट होते हैं तो दोस्त उसमें भाग ले सकता है महाधिवक्ता, या उसमें बैठ सकता है, और उसमें भाषण भी दे सकता है, बोल भी सकता है, उसमें अपने राय दे भी सकता है दोस्त।
लेकिन अगर किसी विषय में मतदान होता है तो इसमें वो मत करने का अधिकारी से नहीं होता है, ठीक है। इसके मत को काउंट नहीं किया जाएगा, याद रखना। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। किस अधिकारी मतलब वो कौन सा पद है जो दोनों सदनों में बैठता है, बैठकों में भाग लेता है, बोल सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता, ये पूछा गया था। महाधिवक्ता है वो, ठीक है दोस्तों, महाधिवक्ता। और केंद्र की बात करें तो केंद्र में महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अनुसार होती है, जिसे राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट केंद्र वाला इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है दोस्तों। और उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता की बात करें तो जो वर्तमान महाधिवक्ता है उत्तराखंड के वो है सूर्य नारायण बाबुलकर। ये याद रखना दोस्त, करंट अफेयर की चीज़ है, इंपॉर्टेंट। सूर्य नारायण बाबुलकर, ठीक है दोस्तों। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ दोस्तों। कल हम पढ़ेंगे विधानमंडल। विधानमंडल में पढ़ेंगे हम विधानसभा और राज्यपाल के बारे में, विधानसभा के बारे में पूरे फैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगर दोस्त ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो के साथ आएंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और मन लगा के पढ़ाई करना दोस्तों। कंपटीशन बहुत हार्ड है, ठीक है दोस्तों। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय हिंद, ठीक है दोस्तों। ओके बाय बाय, टेक केयर।